और इन एग्जाम्स को कभी भी हल्के में मत लेना, क्योंकि ये एग्जाम जो है वो लास्ट में जाके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, ये वाले जो एग्जाम्स हैं होने वाले डिफिकल्ट जरूर आते हैं। इसके दो बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। अगर ये एग्जाम्स डिफिकल्ट आते हैं तो इसका जो आपका सीधा सीधा जो असर है वो आपके फाइनल एग्जाम्स के ऊपर पड़ता है। अगर इस एग्जाम के अंदर आपने 80% भी स्कोर कर लिए तो फाइनल में ऑटोमेटिकली आपके 90% हो जाएंगे। प्लस उसका सेकंड बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, इंटरनल असेसमेंट के अंदर मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले लेते हो तो आपकी असेसमेंट जो है फुल आउट ऑफ फुल भी लग सकती है। ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके मिड टर्म एग्जाम्स के ऊपर, तो इस एग्जाम को कभी भी हल्के में मत लेना। तो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले मिड टर्म स्ट्रेटेजी के बारे में कि जो आपकी हाफ ईयरली स्ट्रेटेजी आप उसको कैसे बना सकते हो, कैसे आप अपने मिड टर्म एग्जाम के अंदर 90% को ला सकते हो। लेकिन उससे पहले आपके कुछ मैं डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। वो डाउट्स क्या है, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है। सबसे पहले नंबर वाला बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि क्या सर मिड टर्म देने कंपलसरी हैं, या मिड टर्म के अंदर अगर हम पास हो जाएं तो क्या इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा हमारे फाइनल्स के ऊपर या फिर हमारे बोर्ड्स के ऊपर। पहला तो ये क्वेश्चन है। जी हाँ, इसका साफ साफ जो इम्पैक्ट पड़ता है आपके बोर्ड्स के ऊपर और आपके फाइनल एग्जाम के ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर इसमें अगर आपके अच्छे नंबर्स आएंगे तो इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा आपकी इंटरनल असेसमेंट के ऊपर पड़ेगा। जो अगर आप अच्छे नंबर ले आते हो तो आपकी इंटरनल असेसमेंट जो है वो लास्ट में बिल्कुल एकदम अच्छे से जो है वो लग जाती है। दूसरा, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि क्या सर मिड टर्म जो एग्जाम्स होते हैं वो क्या डिफिकल्ट होते हैं फाइनल से। जी हाँ, इसका आंसर भी येस है। मिड टर्म जो एग्जाम्स होते हैं वो फाइनल से आपके 10 से 15% जो होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि जो आपका मिड टर्म का एग्जाम होता है वो आपके स्कूल के टीचर्स ही डालते हैं। बहुत सारे स्कूल्स में ये डराया भी जाता है कि आपके जो मिड टर्म एग्जाम्स हैं वो किसी दूसरे स्कूल से आने, किसी दूसरी ब्रांच से आने, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मोस्टली जो आपका पेपर है वो स्कूल वाले टीचर्स ही बनाते हैं, तो वो जानबूझ के आपको जो पेपर है वो डिफिकल्ट बनाते हैं ताकि आपको पता लग सके कि आपकी जो अंदर जो कैपेबिलिटी है वो कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो। प्लस उसका एक और बेनिफिट होता है कि अगर ये बच्चे जो है इसके अंदर 80% स्कोर ले जाते हैं तो इसका साफ साफ इम्पैक्ट आपके फाइनल्स या बोर्ड्स के ऊपर पड़ता है। जितने भी बच्चे जो फाइनल एग्जाम देते हैं, बोर्ड्स का एग्जाम देते हैं, चाहे वो 10th का बच्चा चाहे वो 12th का बच्चा है, जैसे 9th 10th का तो फाइनल स्कूल में ही होता है, लेकिन सीधा सीधा इंपैक्ट उनके फाइनल के ऊपर पड़ता है। अगर इसके अंदर आप 80% ले आते हो तो समझ लो आपके फाइनल के अंदर 90% जो आपके वो पक्के हैं, क्योंकि इस एग्जाम को जानबूझ के जो डिफिकल्ट बनाया जाता है ताकि बच्चे जो अपनी प्रेपरेशन अच्छे से कर सके और उन्हें पता चल सके कि फाइनल एग्जाम भी जो इसी तरह डिफिकल्ट आने हैं, जिसके लिए आपको जो है वो डराया जाता है, जिसकी वजह से आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से हो जाती है, जो कि एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट होता है। तो बाकी जैसे आपको पता ही है, कुछ बच्चों के जो हाफ ईयरली एग्जाम्स है वो स्टार्ट हो चुके होंगे, कुछ बच्चों के अभी एक हफ्ते में या 10 दिन में स्टार्ट होने वाले होंगे और कुछ बच्चों के जो वो नेक्स्ट मंथ होने वाले होंगे। तो ये जो स्ट्रैटेजी है हर बच्चे के लिए होने वाली है। इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली है, चाहे फिर आप किसी भी क्लास में हो, हर बच्चे के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश को लेकर। इंग्लिश के अंदर हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, लिटरेचर, जितने भी लिटरेचर सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, जैसे इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, उसके अंदर आपको स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो ईजी काम करना है वो आपको सबसे पहले इसकी क्या करनी पड़ेगी, ग्रामर करनी पड़ेगी। सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना है, ग्रामर करना है। कोई भी अपने लिटरेचर के अंदर सब्जेक्ट को नहीं छेड़ना है। सब्जेक्ट्स आपको आते हैं, मुझे पता है इंग्लिश आता है, चाहे आपको हिंदी आता है, चाहे जिन बच्चों को नहीं भी आता, मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ। अगर आपकी तैयारी है, अगर आपकी तैयारी नहीं भी, अगर आपने बिगिनिंग भी करनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उन्होंने बुक्स को टच भी नहीं किया होता, इस बात को सीरियस नहीं लेते, कोई बात नहीं यार मिड टर्म एग्जाम तो आए हैं इस बार। खास करके वो वाले बच्चे जिन्होंने पिछले लास्ट ईयर अभी जो है बोर्ड के एग्जाम दिए, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है, भाई कोई बात नहीं अभी तो बोर्ड्स दिया यार, तो वो 2-3 महीने तो ऐसे वेस्ट कर देते हैं। तो इसके लिए कोई चक्कर नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, लिटरेचर, जितने भी आपके पास लिटरेचर सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपके लिए सबसे पहले ऑप्शन है जो आपने ग्रामर करनी है, क्योंकि ग्रामर हमें क्या करती है, बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है और ग्रामर हमें आती भी होती है। तो इससे क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा, तो जिससे आपके आगे के सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। वो बेनिफिट कैसे मिलेगा वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ग्रामर करनी है, चाहे आपकी ग्रामर 10 नंबर की आनी है, चाहे 20 नंबर की आनी है। इसको कभी भी अपने माइंड में नहीं सोचना कि मेरी ग्रामर सर 5 नंबर की आ रही है, मेरी 10 नंबर की आ रही है, मेरी 20 नंबर की आ रही है। तो इस चीज़ को कभी भी नहीं सोचना कि ये 10 नंबर का या 20 नंबर का, नंबर तो नंबर ही होते हैं ना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रामर को करना पड़ेगा। उसके बाद आपने अपने क्या करने हैं, अपने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, क्वेश्चन आंसर्स। तो ये आपकी इसमें सबसे पहले बेस्ट स्ट्रैटेजी है। इसके अलावा और एक स्ट्रैटेजी है, वो बिल्कुल मैं लास्ट में बताऊंगा, अभी के लिए आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए। उसके बाद जिन बच्चों की इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, लिटरेचर ऑलरेडी सब कुछ डन है, तो उनको भी क्या करना है, सेम उनको भी यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। वो अपनी रिवीजन कर सकते हैं। सबसे पहले आप ग्रामर की रिवीजन करिए, उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, डेली का एक चैप्टर को अपने साथ पिक कर सकते हैं। जिन बच्चों का ऑलरेडी सब कुछ डन हो चुका है उनको क्या करना है, ग्रामर के साथ डेली का एक चैप्टर जो आपको पिक करना पड़ेगा। तो आपकी ग्रामर खत्म हो जाएगी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, डबल कर देना है। एक दिन में हमें 2 से 3 चैप्टर्स जो आपको इंग्लिश के डन करने हैं। उसके बाद बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स के लिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए एक सिंपल सा फंडा है, इसके लिए बहुत सारे
बच्चों को घबराहट होती है, खास करके फिजिक्स के अंदर होती है, और कुछ बच्चों को होती है मैथ्स के अंदर। फिजिक्स और मैथ्स बहुत सारे बच्चों को टफ में लगते हैं, जिनका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है उनके लिए तो फिजिक्स कुछ भी नहीं है, मैथ्स भी उन्हें ईजी लगता है, फिर उन्हें प्रॉब्लम आती है केमिस्ट्री या बायो में। तो मतलब कुछ ना कुछ हर बच्चे का एक ना एक सब्जेक्ट जो वो वीक होता ही होता है, तो इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने ईजी चैप्टर्स डन करने हैं, ईजी चैप्टर्स डन करने हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक चीज़ मैं पहले कंफर्म कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि यार इजी जो चैप्टर्स है वो सिर्फ 2 नंबर का आ रहा है, वो सिर्फ 4 नंबर का आ रहा है। मैंने आपको पहले बोला अपने माइंड से ये चीज़ को क्लियर कर दो कि ये चैप्टर सिर्फ 2 नंबर का आ रहा है, ये 4 नंबर का आ रहा है। वो चैप्टर अगर आपका 4 नंबर का भी आ रहा है, चाहे 2 नंबर का भी आ रहा है, अगर वो चैप्टर आपके 3 डन हो गए, ठीक है, उसको आप ये मत देखो कि मेरे सिर्फ 6 या 8 नंबर ही बने 3 चैप्टर में से। ये तो देखो 3 चैप्टर से आपको कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि मेरे 3 चैप्टर डन हो चुके हैं, बाकी 10 से 11 चैप्टर जो वो मेरे पेंडिंग रह गए हैं। लेकिन वही अगर आप पहले से 10 नंबर का चैप्टर पिक कर लोगे, डिफिकल्ट वाला चैप्टर पिक कर लोगे, अगर वो 3-4 दिन तक हुआ ही नहीं, तो उससे क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है ऊपर से बिल्कुल बिलो आ जाएगा, फिर बाकी के चैप्टर्स भी आपसे नहीं होंगे, क्योंकि आपका पहला चैप्टर ही डन नहीं हुआ, अभी आप फिर आपके माइंड में स्ट्रेस बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। भाई 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, मेरे से एक चैप्टर नहीं डन हो रहा है, ये बहुत लंबा चैप्टर है, कितना लंबा चैप्टर है, इसमें से ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो एक चैप्टर के होना तो दूर की बात है, वो आपका स्ट्रेस बढ़ाएगा, प्रेशर बढ़ाएगा, जिसकी वजह से आप बाकी के नेक्स्ट चैप्टर्स भी जो है वो इजीली नहीं कर सकते। तो अपने माइंड में ये चीज़ उठा लो, कभी भी ये गलती नहीं करनी है, हमेशा इजी चैप्टर्स करने हैं, चाहे वो सिर्फ 2 नंबर का है, चाहे वो 10 नंबर का है, हमेशा वही चैप्टर्स करने हैं जो सबसे ईजी हैं, ठीक है। और जिन बच्चों को सारी रिवीजन भी हो चुकी है, उनको भी सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, उनको एक स्ट्रेटेजी साथ में और लगानी है। उनको क्या करना है, एक ईजी चैप्टर करना है प्लस एक डिफिकल्ट चैप्टर करना है। पर डे के उनको 2 चैप्टर्स रखने हैं, एक ईजी प्लस एक डिफिकल्ट। डिफिकल्ट चाहे अगर आपका हाफ भी होता है तो कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने डिफिकल्ट चैप्टर को पूरे एक दिन में अंदर फिनिश ही करना है, क्योंकि डिफिकल्ट चैप्टर आपका लेंथी भी हो सकता है और थोड़ा सा टफ भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ईजी चैप्टर, और अगर आपके पास इनफ टाइम ज़्यादा बचता है, ठीक है, तो आप उसको क्या कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि टाइम कैसे बचेगा, कैसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कई बार स्कूल नहीं जाते हैं या फिर ट्यूशन की उन्हें छुट्टी हो जाती है। तो इस तरह का अगर आपके पास कोई टाइम बचता है तो आपने उसको क्या करना है, यूटिलाइज करना है, वेस्ट नहीं करना है। तो एक दिन में आपको इजी चैप्टर प्लस जो डिफिकल्ट चैप्टर है अगर वो पूरा कंप्लीट होता है तो ठीक है, नहीं तो आपने उसको हाफली तो टारगेट करना ही करना है, यानी कि 1.5 चैप्टर आपने पर डे के अंदर फिनिश करना ही करना है, चाहे वो फिजिक्स का, चाहे केमिस्ट्री का, चाहे बायोलॉजी का, मैथ्स का। कुछ बच्चों को ये भी टारगेट होगा कि सर मुझे तीनों सब्जेक्ट एक दिन के अंदर कंप्लीट करने ही करने हैं, तो वो क्या करें, एक चैप्टर दिन में, एक चैप्टर दोपहर में, एक चैप्टर शाम में, वो ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। या फिर वो शाम को क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, 1 शॉर्ट वीडियो देख सकते हो। क्या कर सकते हो, 1 शॉर्ट वीडियो देख सकते हो। 1 शॉर्ट वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, किसी भी यूट्यूबर की देख लो, ठीक है। 1 शॉर्ट वीडियो आपके बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर वीडियो मिल जाएगी, जिसकी भी आपको इजी लगती है, अच्छी लगती है, उसकी 1 शॉर्ट वीडियो देख लो, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको सिर्फ एक ओवरव्यू करना होता है, उनको चैप्टर सारा कुछ आता है, तो सिर्फ ओवरव्यू करना है, टाइम भी बच जाएगा। तो इसके लिए, क्योंकि हमारे पास अभी इतना इनफ टाइम नहीं है कि हम इस चीज़ को, चैप्टर को डीपली पढ़ें, तो इसके लिए आप 1 शॉर्ट वीडियो का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद बात करें सोशल स्टडी की। सोशल स्टडी के अंदर बहुत सारे मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम आती है, 9th का बच्चा है, 10th का बच्चा है, 8th का बच्चा है, 3 क्लास को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है सोशल स्टडीज़ के अंदर, ठीक है। जो बच्चे तो सोशल स्टडी को पास आउट कर चुके हैं उनको पता होगा कि सोशल स्टडी के अंदर चैप्टर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हिस्ट्री हमारी बहुत ज़्यादा लंबी चली जाती है, तो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस सोशल स्टडी के अंदर सबसे ज़्यादा पहले आप क्या करो, जियो को चूज़ करो। जियो को चूज़ करने के बाद ज्योग्राफी को चूज़ करने के बाद, ज्योग्राफी क्या है, थोड़ी सी ईजी है एज कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स कह लो या अदर चैप्टर्स कह लो। तो ज्योग्राफी हमारे पास सबसे ज़्यादा इजी होती है, लेकिन कुछ बच्चों को ज्योग्राफी डिफिकल्ट लगती है, तो उसके लिए अपनी चारों में से ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, जो भी आपको इजी लगता है उसको यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपने उसको क्या कर लेना, रख लेना है। तो ज्योग्राफी के बाद मैं आपको बोलूँगा या आप इको को चूज़ कर सकते हो या फिर सिविक्स को चूज़ कर सकते हो, इसको आगे पीछे आप शफल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, लास्ट में आपने हिस्ट्री करनी है। हिस्ट्री का लास्ट में रखने का क्या कारण है, हिस्ट्री को लास्ट में, एक तो हिस्ट्री लंबी बहुत ज़्यादा है, उसके बाद थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को प्रेशर क्रिएट होता है हिस्ट्री के अंदर। तो हमने प्रेशर क्रिएट किसी तरह भी नहीं होने देना, क्योंकि हमें, हमारा टारगेट है 90+ का, 90% प्लस का टारगेट है। तो इसके लिए हमने हिस्ट्री को क्या कर दिया, लास्ट में रख दिया, हमने छोड़ना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसके लिए अब आप क्या करना है, ज्योग्राफी सबसे पहले डन करनी है। ज्योग्राफी आपका क्या करेगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी। अगेन अगर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो ईजिली आपकी इको और सिविक्स आपके हाथ से आराम से जो है वो निकल जाएगी। अब हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, अगर जिन बच्चों को इको, सिविक्स, हिस्ट्री भी नहीं होती तो अगेन वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्लस 1 शॉर्ट वीडियो यूज जरूर करें। हिस्ट्री के लिए या पूरी एसएसटी के लिए मैं आपको बोल दूँ, पूरी सोशल स्टडी के लिए आपको 1 शॉर्ट वीडियो जरूर यूज़ करनी है, देखनी जरूर है, ठीक है। क्योंकि 1 शॉर्ट वीडियो इन चारों सब्जेक्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट हेल्पफुल करेगी आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम साइंस की। साइंस के लिए अंदर आपको स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, साइंस के अंदर भी स्ट्रेटेजी सेम बनानी है। हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो सेम जैसे मैंने यहाँ पे बताया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपको क्या करना है, सबसे पहले इजी चैप्टर्स को आपको डन करना है। इजी चैप्टर्स को डन करने के बाद, इजी चैप्टर्स जो आपने डन करने हैं,
इजी चैप्टर डन करने के बाद आपके कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो एक फिजिक्स का, ये मैं 10th के लिए बात कर रहा हूँ, 10th क्लास के लिए। 12th के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है, जो 11th 12th के हैं, ठीक है। तो 10th के लिए आपको 9th 10th जितने भी छोटे बच्चे हैं हमारे पास, ठीक है, छोटे इतने भी नहीं होते, टेंशन ना लो, ठीक है। साइंस इजी चैप्टर आपको क्या करने हैं, सबसे पहले डन करने हैं। इजी चैप्टर डन करने के बाद फिर वो चाहे किसी का भी उठा लो, फिजिक्स का उठा लो, ठीक है, केमिस्ट्री का उठा लो, चाहे वो आपका बायो का उठा लो, तीनों में से किसी का भी चैप्टर उठा लो, लेकिन वो सबसे पहले उठाना वही है जो सबसे ज़्यादा ईजी है। फिर उसके बाद ईजी, फिर उसके धीरे धीरे उसको क्या करना है, टफ की तरफ आपने बढ़ना है। पहले कभी भी टफ चैप्टर को पिक नहीं करना है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, चाहे वो चैप्टर कितने ही नंबर का क्यों ना, चाहे वो 1 नंबर का ही चैप्टर क्यों ना हो, आपने हमेशा ईजी चैप्टर को पिक करना है। ये मेरी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि इजी चैप्टर हमेशा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, क्योंकि हमेशा डिफिकल्ट चैप्टर आपके अंदर प्रेशर क्रिएट करता है। प्रेशर क्रिएट करने से आपके ऊपर ये सारे सब्जेक्ट जितने भी आपके पास अराउंडली घूम रहे हैं, इंग्लिश आपको करनी है, अभी एसएसटी आपको करनी है, मैथ्स करनी है, अकाउंट्स करनी है, तो किसी भी तरह का अगर आपको सब्जेक्ट करना है, तो अगर पहले ही आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट उठा के उसके ऊपर ही 2-3 घंटे वेस्ट कर दोगे, तो आपका पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। तो पढ़ने का मन नहीं करेगा तो आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर ऊपर नहीं जा सकते। अकेली साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ोगे नहीं तो नंबर कैसे आएंगे। तो इस चीज़ को कभी भी गलती नहीं करनी है, इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना। हम बात कर लेते हैं अकाउंट्स के लेते हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक, बिजनेस स्टडी, पॉलिटिकल साइंस के लिए। अब पॉलिटिकल साइंस अकाउंट्स के लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपने क्या करना है, फॉर्मूले याद करने हैं। इसके लिए फॉर्मूलाज जितने भी आपके पास फॉर्मूला है, कोई आइडेंटिटीज वगैरह सब कुछ आपने उसको यूज़ कर लेना। सेम इको के लिए भी आपने यही करना है। अगर आपके पास फार्मूला आइडेंटिटी बचती है तो आप इसको कर लेना, कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद बिजनेस और पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको क्या करना है, सेम इजी चैप्टर वाली स्ट्रेटेजी अपनानी है, और प्लस इसमें थोड़ी सी आपको थ्योरी मिलती है। तो थ्योरी के लिए अब आपको क्या करना है, प्लस 1 मार्क क्वेश्चन आपको करने हैं, जितने कर सकते हो। 1 मार्क क्वेश्चन आपको करने हैं, किसके लिए, बिजनेस के लिए। और पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा जोर देना है, क्योंकि बिजनेस स्टडी और पॉलिटिकल साइंस दोनों ही थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं। और इसके लिए आपको जितने 1 मार्क्स आप जितना इसको डीपली पढ़ोगे तो लॉन्ग क्वेश्चन इसके अंदर ऑटोमेटिकली अपने आप ही बन जाते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा स्ट्रेस प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा स्ट्रेस प्रेशर आपको किस पे देना है, 1 मार्क क्वेश्चन के ऊपर देना है। और 1 मार्क क्वेश्चन यानी कि आप उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हो, 1 शॉर्ट वीडियो को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आपको 1 मार्क के क्वेश्चन जितने आपको कहीं से मिलते हैं, किसी बुक से मिलते हैं, हर किसी के पास कोई ना कोई बुक्स होगी, तो आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो बच्चों ने स्पेशली मैथ्स करना है, चाहे वो 11th का, 12th का, 9th का, 10th का, उसके लिए उन्होंने डेली का टारगेट रखना है कि 5 to 7 सम्स जो है वो डेली सॉल्व करने ही करने हैं, डेली सॉल्व। ऐसे ही जो बच्चा अकाउंट्स का है, अकाउंट्स के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 5 से 7 सम जो वो डेली सॉल्व करने हैं, चाहे वो मैथ्स का है, चाहे वो अकाउंट्स का है, ठीक है। इन दोनों बच्चों के लिए, जो बच्चों ने अकाउंट्स रखा है या जो बच्चों ने अपना मैथ्स रखा है, और उनको 5 से 7 सम जो है वो डेली सॉल्व करने ही करने हैं। अब वो 5 से 7 सम आपको करने कैसे, आप उसके लिए एनसीईआरटी का यूज़ कर सकते हो। इवन जिन बच्चों को लगता है मेरी एनसीईआरटी पूरी टोटली कंप्लीट है, मैं एनसीईआरटी को 2-3 बार कर चुका हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी एनसीईआरटी ऑलरेडी डन हो चुकी होगी, ट्यूशंस पे भी हो चुकी होंगी, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, किसी रेफरेंस बुक को फॉलो कर सकते हैं, किसी सैम्पल पेपर को फॉलो कर सकते हैं। मतलब कहीं से भी अगर आपने जो टारगेट करना है कर सकते हो। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती कि हमेशा एनसीईआरटी से ही करना है। अगर आपकी एनसीईआरटी आप कर चुके 2 से 3 बार, तो उसके बाद आपको कहीं रेफरेंस बुक भी कर लो, क्वेश्चन बैंक उठा लो, कहीं से भी उठा लो, नेट से उठा लो, कहीं से भी उठा सकते हो। लेकिन टारगेट क्या है, हमेशा 5 to 7 सम जो आपको सॉल्व करने ही करने, सेम मैथ्स के लिए, सेम अकाउंट्स के लिए। एक स्ट्रैटेजी और बता देता हूँ उन बच्चों के लिए, फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के लिए आपको क्या करना है, कुछ बच्चों को फिजिक्स मुझे पता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है, खास करके अपने पीसीबी वालों को, मेडिकल स्टूडेंट्स को। तो उनके लिए क्या करना है, उन्होंने क्या करना है, 5 से 7 सम, 5 to 7 न्यूमेरिकल डेली जो है वो सॉल्व करने ही करने हैं, डेली सॉल्व करने ही करने हैं। वो चाहे किसी भी चैप्टर के हो, ठीक है, चाहे आप फर्स्ट चैप्टर से शुरू कर लो, चाहे इजी चैप्टर से शुरू कर लो, चाहे डिफिकल्ट चैप्टर से शुरू कर लो, ठीक है। लेकिन मेरी अगेन स्ट्रेटेजी वही रहेगी कि आप जो है इजी चैप्टर से शुरू करें, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बनता जाएगा। और आप अगर आप ज़्यादा कर सकते हो तो ज़्यादा भी कर लो, लेकिन ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बाकी चैप्टर्स के ऊपर भी जो है ध्यान देना है। तो इसलिए 5 to 7 जो न्यूमेरिकल्स है या सम्स हैं वो इनफ होते हैं, इससे ज़्यादा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सारी की सारी स्ट्रैटेजी समझ आ गई हो तो आज की वीडियो को करके हम यहीं पे एंड। स्ट्रैटेजी समझ आई तो एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की स्ट्रैटेजी के रिलेटेड सारी की सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।